गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है पोलिनोमियल। बात करें अगर कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि एक इक्वेशन क्या होती है, और उस इक्वेशन में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो चीज, पहली बात तो लीनियर होनी चाहिए, दूसरी बात करें तो वो एक इक्वेशन होनी चाहिए, और तीसरी बात करें तो वो किस में होनी चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल में वो चीज होनी चाहिए, या वो इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपने मुझे बताना है कि इसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे या नहीं कहेंगे। चलिए बताइए, इसे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहोगे? यस और नो? यस मैम। यस। क्यों कहेंगे? क्योंकि पहली बात, एक तो ये, क्योंकि मैम इसमें वन ही वेरिएबल रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने तीन चीजें देखनी है। तीन चीजों में हमने क्या क्या देखना है? पहली चीज की क्या ये लीनियर है, दूसरी चीज की क्या ये एक इक्वेशन है, और हाँ जी बेटा। हम क्लास से लेफ्ट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी इन्हें अर्जेंट काम है इसलिए क्लास से लेफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं सभी बच्चे हो जाएं। ठीक है, इन्हें अर्जेंट कुछ काम है, इसलिए इन्होंने पहले अपना रीजन बता दिया था। तो आपको भी कभी ऐसा कोई पर्सनल रीजन हो, इंपॉर्टेंट रीजन हो, तो आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलिए, तो अभी पहली बात हम देखेंगे कि क्या ये चीज लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो वन वन। होती है। ठीक है, और बात करें इक्वेशन की, तो इक्वेशन वो होती है जिसके पास लेफ्ट हैंड साइड हो, इक्वल टू का साइन हो, और राइट हैंड साइड भी हो। और वन वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज कर रहे हो, ए टू जेड। इन यहां से ए से लेकर के जेड तक कोई भी एक वेरिएबल उठा लीजिए, आपकी पूरी इक्वेशन उसी वेरिएबल में होनी चाहिए। वेरिएबल खुद को रिपीट कर सकता है, चाहे आप उसको एक बार लिखो, दो बार लिखो, 10 बार लिखो, लेकिन वो वेरिएबल बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर ये लीनियर था। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है। बात करें क्या ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन भी है, क्योंकि इसके पास है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू का साइन और राइट हैंड साइड। ठीक है, और बात करते हैं क्या इसमें वन वेरिएबल है, तो वन ही वेरिएबल है। भले ही एक्स यहाँ पर हमने दो बार लिखा, लेकिन था तो वो एक्स ही। तो जब तक वेरिएबल एक्स रहेगा तब तक हम इसको इक्वेशन इन वन वेरिएबल का नाम ही देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने एक और एग्जांपल की। आपने बताना है उसे आप कहोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या नहीं। तो अभी हम वेरिएबल ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू सी प्लस 3। बताइए, क्या इसे आप लीनियर, हाँ बताएं बताएं, नो मैम। नहीं कहेंगे? नो रीजन? मैम, दो वेरिएबल है इसमें। ठीक है, पहली बात तो इसमें वन वेरिएबल नहीं है, इसमें कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल है। और एक और चीज है जो ये मैम एक नहीं है। साइड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन रहा है और एक साइड लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लीनियर भी नहीं है। ये कैसी है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है ना, तो इसमें एक वेरिएबल है, वेरिएबल हमें यहाँ पे दो नजर आ गए। और बात करें लीनियर की, तो ये लीनियर भी नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर तो 2 है। इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये था हमारा रिवीजन जो हमने लास्ट क्लास में किया था। बाकी इसको डिटेल में जानने के लिए आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना आज का टॉपिक शुरू, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। हमने जो है अभी ये सीख लिया था कि इक्वेशन होती क्या है, क्या हमें बता रही होती है, कैसी दिखती है, क्या क्या इसके पास होता है। अब हमने बात करनी है कि हम इसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है। आपको क्वेश्चन में बस इतना लिखा जाएगा, SOLVE, सॉल्व लिखा जाएगा, और एक इक्वेशन दे दी जाएगी, y+3 इक्वल टू 9। और आपको यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिखा गया है, ना आपको लिखा गया है कि इसको सॉल्व करो, ना आपको लिखा गया है कि y की वैल्यू फाइंड करो, कुछ भी नहीं लिखा, बस लिखा कि सॉल्व करो। अब आपको ये खुद जानना पड़ेगा, खुद पता लगाना पड़ेगा कि सॉल्व करने का मतलब क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी इक्वेशन के अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है
वो कैसे निकलेगा? जब हम उसमें प्रेजेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब होता है कि आपको अपनी इक्वेशन में जो वेरिएबल नजर आ रहा है उसकी वैल्यू को पता करो कि y की जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए। ये आपका होता है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो बताइए y की जगह मैम पे क्या आना 6। चाहिए? ठीक है, वेरी गुड। कितना आना चाहिए? 6, क्योंकि जब हम y के प्लेस पे 6 लिखेंगे, उसमें 3 को ऐड करेंगे, तभी तो हमारा आंसर जो है वो 9 आएगा। तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तभी हमारा इक्वेशन जो है वो पूरी होगी। ठीक है, मतलब हाँ, y के प्लेस पे 6 आएगा। ठीक है, कैसे हम पता करेंगे 6 आएगा कि क्या आएगा, वो बाद की बात है। अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि मैम यहाँ से इक्वेशन। y की वैल्यू निकाल लेंगे और पॉजिटिव का 3 है ना, वो 9 के बाद जाके माइनस का 3 बन जाएगा, हाँ, जब y की ठीक है, वैल्यू ठीक हमें है, पता चल जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। यही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पर अभी हमने सिर्फ इसका मतलब इसकी थ्योरी का मतलब समझा। थ्योरी का मतलब क्या? कि अगर आपको बोला जाए किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो आप समझ जाना कि सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये वाली लाइन हमने समझ ली। ये लाइन मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गई होगी कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो जो इक्वेशन में है। अब बात करते हैं अपनी सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन में कहा जा रहा है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब है, तो ये भी हम समझते हैं। तो इसमें एक जो वर्ड है वो है सॉल्यूशन। ठीक है, एक यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, और दूसरा ये कुछ बात कर रहे हैं किसी चीज को, किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की। तो कैसे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ये हम सीख लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि इक्वेशन लिखी जाती है इस फॉर्मेट में। उसके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी, उसके पास राइट हैंड साइड होगी, और बीच में होगा इक्वल टू का साइन। एक इक्वेशन हमें ये बता रही है, बार बार बस एक ही चीज इक्वेशन बता रही होती है कि बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। बस यही इक्वेशन हमें बार 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 बताती रहती है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो जब हम इस चीज को प्रूव कर देते हैं, किसी तरह से हम ये प्रूव करने में काबिल हो गए कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम कहेंगे हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हुई। हम क्या कहेंगे? हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है, क्योंकि जो इक्वेशन हमें बता रही थी उसी चीज को हमने प्रूव कर दिया है। तो ये था इसका थ्योरी। अब करते हैं इसका एक एग्जांपल, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। देखो, अभी एक इक्वेशन हमने ली, y प्लस 2 इक्वल टू 9। तो बताइए y के प्लेस पे क्या आएगा? 7। 7 लिख दिया, प्लस का प्लस लगा दिया, 2 का 2 और इक्वल टू 9 है। अब देखिए, बहुत जरूरी बात यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, कभी भी इक्वेशन आगे को सॉल्व नहीं होती है। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैंने 7 प्लस 2 इक्वल टू 9 लिखा, नहीं, मैंने इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करके ये चीज लिखी है अलग से। इक्वल टू और 9 मैंने ऊपर से ही कॉपी पेस्ट किया है। ये मत सोचना कि मैम ने ऐसे आगे को लिख दिया है, नहीं। ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है? इक्वेशन हमेशा नीचे को सॉल्व होती है। लेफ्ट हैंड साइड नीचे को सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड नीचे को सॉल्व होगी। तो देखो, ऐसे ये सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये इक्वल टू और 9 क्या है, मैंने ऊपर से कॉपी किया है। अब इसको सॉल्व करो तो 7 प्लस 2 आ जाएगा 9, और इक्वल टू 9 मैंने फिर ऊपर से कॉपी करके लिखा। तो यहाँ पर मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। आपको भी दिख रहा होगा कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो किसने इन दोनों को इक्वल किया? कौन था वो जिसकी मदद से हम इन दोनों 7। को 7, मैम वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसने इस हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 7 है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि 7 ने मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है।
और कौन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, किसमें इतनी हिम्मत है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके सॉल्यूशन में ही है। तो अगर कोई नंबर, अगर कोई संख्या आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो आप कह सकते हो कि वो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब यहीं पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूं। मैंने इक्वेशन सेम रखी, y + 2 = 9, और मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से y की वैल्यू को 6 लिखा है। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से किया है, ये कहीं से नहीं आया, ये मैंने अपने मन से लिख दिया और ये मैंने कर दिया पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 और =9 ये मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया। तो क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नो मैम। सही बच्चे बताएंगे? नो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई? नो मैम। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इक्वेशन कह रही है कि ये दोनों तो बराबर हैं। जब हम इस चीज को प्रूव ही नहीं कर पाए तो हम कहेंगे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। किसकी मदद से हम इसको सेटिस्फाई कर रहे थे? हम इस 6 की हेल्प से, 6 की मदद से अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे, पर 6 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। जब हमारी इक्वेशन 6 से सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कहेंगे कि 6 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ आर इक्वेशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जिस नंबर ने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए, दो चीजें यहां पर हम सीख रहे हैं। पहली चीज ये कि सॉल्यूशन ही एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि जो नंबर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बताएं आपको ये समझ आया या नहीं? अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, नहीं समझ आया, आप चाहते हैं रिपीट किया जाए तो आप बच्चों मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी लाइन है, ये आपको आगे तक काम आएगी। ठीक है, मतलब 10th में भी आ सकती है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अभी हमने सॉल्यूशन और सेटिस्फेक्शन के बीच में एक रिलेशन समझ लिया है। तो मैं कह रही हूं कि एक इक्वेशन है z + 4z = 15, और मैं कह रही हूं कि यहां पर जो मेरा z है उसकी वैल्यू है 2। फाइंड करो कि क्या z = 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? नो मैम। नो मैम। रीजन भी बताएं। रीजन भी बताएं आप। नो क्या है? हाँ बताएं बेटा, कोई कुछ कह रहा है? मैम इसको सोल्व करके है ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, नहीं हुई। ठीक है, वेरी गुड। देखो, मैंने z के प्लेस पे 2 लिखा, ठीक है, और 4 था, 4 का 4 × z लिख दिया, और =15 ऐसे का ऐसा कॉपी पेस्ट करना होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करें अगर हम, सॉरी यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। सॉल्व कीजिए तो 2 का 2 + 4 2 8 और =15 ऐसे का ऐसा। 8 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन हमारी राइट हैंड साइड में तो 15 है, लेफ्ट हैंड साइड में 10 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम कहेंगे 2 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो नॉट दी सॉल्यूशन। तो बस ऐसे ही आपने चेक करना होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसका वेरिएबल की वैल्यू दे दी जाएगी और बोलेंगे कि चेक करो, पता करो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं हो पाया तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे, इसका बताएं। इज x = 3 अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? ये आपके पास x = 3 है और इक्वेशन है यस 2x मैम। यस मैम। = यस 4। मैम। सॉल्व करके बोल रहे मैम हैं बच्चे। 4 - 4 = ठीक है, 4 आएगा इसको। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही कहा कि हम अगर x के प्लेस पे 3 लिखें तो 2 × 3 - का 2 = 4 ऐसे का ऐसा। 3 2 होता है 6 माइनस का 2 ऐसे का ऐसा, और =4 भी ऐसे का ऐसा। 6 में से 2 को माइनस करेंगे आ जाएगा 4, =2 में है 4। 4 = 4 से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, हमने इसे प्रूव कर दिया, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम कहेंगे यस x = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बस यही था इसमें समझने वाली बात, जो आपको अभी बहुत से क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर सकती है। बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम सीखेंगे कि अभी कि
हमने देखा इक्वेशन कैसे दिखती है, इक्वेशन में क्या क्या होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन ही उसको सेटिस्फाई करता है। पर अब हम सीखेंगे इस सॉल्यूशन को निकालना कैसे है। तो आपके पास एक इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। आपने जो है आपको कहा है इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालने लगे तो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड आ गए। पहले का नाम है बाय अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, ये भी एक मेथड है और ये बहुत लंबा, बहुत लॉन्ग कट वाला मेथड है, और इसको भी हम सीखेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता लगे अर्थमेटिक ऑपरेशन और ट्रांसपोज मेथड के बीच में। तो एक इक्वेशन थी 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। हमें कहा कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो जब भी हमें कहा जाता है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो, तो हमें पता है कि हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू को जब भी फाइंड करना हो तो हमारा नंबर 1 स्टेप यही रहता है कि किसी तरह से हम अपने इस वेरिएबल को बिल्कुल अकेला छोड़ दें। क्या कर दें? बिल्कुल अकेला छोड़ दें। कैसे इसको अकेला छोड़ा जाता है? तो जो नंबर्स इसके साथ में लिखे गए हैं हम उनको धीरे धीरे यहां से हटाते जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा ये एक्स, हमारा जो वेरिएबल है वो बिल्कुल ही अकेला रह जाएगा और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन ने कहा कि ठीक है, इसको अकेला अगर करना है तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2x का 2x माइनस का 3। इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम इस माइनस के 3 को यहां से हटाना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन है। हाँ जी, तो मैम इज इक्वल टू का जो 5 है ना, आप पहले इसको प्लस का 3 कर देगी। हाँ वो, लेकिन वो हमारा सेकंड मेथड, देखिए वो है हमारा ट्रांसपोज मेथड, उस पर भी हम आएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि आमतौर पर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन ट्रांसपोज से पहले कैसे सॉल्व करते थे वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप इसको हटाना चाहते हो इस माइनस के 3 को, तो क्या करो, इसी को इसमें ऐड कर दो। माइनस का 3 है, इसको हटाने के लिए सेम नंबर लो पर साइन उल्टा ले लो, ठीक है। इन्होंने कहा ऐसा करो, हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। फिर हमें याद आया कि हमने पढ़ रखा है कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन किया करते थे, है ना, उसमें देखिए फ्रैक्शन के क्वेश्चन किए हमने, रैशनल नंबर के क्वेश्चन किए, तो अगर हम अपनी मर्जी से डिनोमिनेटर में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी उसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। याद आया सभी को कैसा होता था या नहीं? इसमें पर हम नीचे कुछ मल्टीप्लाई करते थे तो हमें न्यूमरेटर को भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता था ताकि हमारा क्वेश्चन चेंज ना हो, बिल्कुल बैलेंस बना रहे। तो यहां पर भी वही हुआ। अर्थमेटिक ऑपरेशन ने कहा कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ डिवाइड कर रहे हो, तो राइट हैंड साइड में भी सेम वही चीज आपको करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से 3 को ऐड किया था, तो मुझे अपनी मर्जी से, सॉरी, यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी 3 को ही ऐड करना ही होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का था कि बैलेंस बना रहे। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व करके 2x का 2x रह जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, 3 में से 3 माइनस हो गए तो ये तो कैंसिल आउट होके 0 बन गया। 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू का साइन लगा दिया और 5 में 3 जोड़ के आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हमने यहां से किसी तरह से 3 को तो हटा दिया है। अब बारी आती है इस 2 को भी यहां से हटाने की। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन ने बताया कि इसको हटाना है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। मैं ऐसा क्या करूं कि ये 2 यहां से हट जाए? मैम इसको डिवाइड में कर देंगे, डिवाइड क्योंकि कर मैम देंगे। मल्टीप्लाई में हो रहा है x। हाँ, क्योंकि देखिए 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। इसी के साथ अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अपनी मर्जी से 2 डिवाइड किया है तो मुझे राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद देखो इससे ये कट गया और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इससे ये कट गया। तो हमारे पास आंसर में अब बच चुका है x अकेला और x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 4, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो तरीका है ये कितना लंबा है और कितना कंफ्यूज करने वाला है। कभी कभी हम जल्दबाजी में जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में तो अपनी ऑपरेशन कर लेंगे, पर वही सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करना भूल जाएंगे और हमारा आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में मैं क्या करती, मैंने देखा जल्दबाजी में ऐसा हो सकता था कि मैंने यहाँ पे प्लस का 3 कर दिया और इसको सॉल्व करके 2x कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे +3 करना भूल जाती तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाता। तो ये बहुत लंबा
मेथड था, बहुत इसमें हमें कंफ्यूजन हो रही थी और ये बहुत लॉन्ग कट, मतलब बहुत ही लंबा रास्ता लेकर के हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच रहे थे, इसलिए हमने इस मेथड को यूज नहीं किया, हमने इसी मेथड का एक शॉर्टकट यूज किया जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं, तो बस इनकी जगह को बदल देते हैं, जिसको भी गायब करना हो, जिसको भी हटाना हो, उसको हम उस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने 3 हटाना है तो मैं उसको यहां से उठा के राइट हैंड साइड में डाल दूंगी और मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। देखते हैं कैसे इसको करते हैं, लेकिन उससे पहले सीख लेते हैं इसके रूल। ट्रांसपोजिशन मेथड कहता है कि अगर कोई नंबर या कोई वेरिएबल अपनी साइड को बदल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जा रहा है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को आ रहा है, तो वो अपने सिंबल को या अपने साइन को या अपनी ऑपरेशन को चेंज कर देगा। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन करते हैं इसका क्विक रिवीजन। तो अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों प्लस की है तो राइट हैंड साइड में जाकर के कैसी हो जाएगी, माइनस की, माइनस की। अगर माइनस की है, प्लस की, प्लस की। मल्टीप्लाई कर रही हो, डिवाइड की, डिवाइड। और अगर डिवाइड कर रही हो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। सिंपल। तो बस वैसे ही उल्टे उल्टा होता है कि राइट हैंड साइड में माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आके माइनस, यहाँ डिवाइड है यहाँ आके मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ आके डिवाइड। बस यही था इसमें जो इसके रूल है, बाकी इसमें और कोई भी रूल नहीं लगता, बस एक यही रूल लगता है। ठीक है, तो अभी करते हैं इसी क्वेश्चन को, किससे, ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो अभी हमने इक्वेशन वही ली, बिल्कुल सेम, 2x - 3 = 5। इसको अब हम सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड से, लॉन्ग कट से नहीं, शॉर्टकट से। तो हमने वही, इसमें भी वही हमारा एम क्या है कि x को अकेला छोड़िए। कैसे अकेला छोड़ेंगे, तो जो नंबर इसके साथ बैठे हुए हैं फालतू के, उनको एक एक करके गायब करो। तो पहले अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक हमारा 2 है, एक हमारा 3 है। तो सबसे पहले सवाल तो यहाँ पे ये उठता है कि हम किसे इक्वल टू के उस तरफ भेजें, 2 को या 3 को। तो बहुत बच्चे इसमें भी मैम कंफ्यूज 3 रहते हैं, को, 3 को। तो इसके लिए एक ट्रिक सोच लो, इसका लॉजिक भी अभी मैं क्या बताऊं, लेकिन ट्रिक इसके लिए सोच सकते हैं हम कि जो चीज पहले से ही x से दूर है उसको और दूर कर दो या उसको पहले दूर कर दो। ठीक है, जो चीज आपके वेरिएबल से पहले से ही दूर बैठी है उसको आप पहले ही अलग कर दो, क्योंकि ध्यान से अगर हम देखें तो x और 2 तो आपस में एकदम भाई भाई बन के बैठे हैं, बिल्कुल चिपक के बैठे हैं। दूर कौन है, 3 दूर है, तो इसको ही क्यों ना पहले भेज दिया जाए, उसके बाद 2 को भी दूर कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक आप इसमें यूज कर सकते हो। और तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2x। और एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैंने गायब करना था तो इसको तो मैं नहीं लिखूंगी, इसके बाद इक्वल टू आ रहा है तो मैंने इक्वल टू लगा लिया। अब सवाल ये उठता है बहुत से बच्चों के मन में कि इक्वल टू के बाद क्या लिखें, क्या इसको हम 3 + 5 लिख लें या 5 - 3 लिखें, या मतलब कि कैसे लिखें, वो मैम सबसे बड़ा सवाल सीक्वेंस होता है। वाइज लिखेंगे, कैसे बेटा, सीक्वेंस वाइज, पहले 5 लिखेंगे फिर हाँ प्लस का 3 ठीक है, लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आपने इसका सीक्वेंस गलत कर दिया तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। एडिशन के केस में तो चलता है, लेकिन माइनस के केस में ऐसा कभी मत करना, या दोनों केसेस में बस ये कोशिश करना कि इक्वल टू के साथ जो चीज लिखी गई है वो इक्वल टू के साथ ही रहेगी। क्योंकि 5 अपनी जगह को क्यों बदले, ना तो ये वेरिएबल के साथ है ना ये वेरिएबल को कुछ तंग कर रहा है, तो 5 अपनी जगह क्यों बदले। तो 5 ने कहा मैं तो इक्वल टू के बाद लिखा गया हूं, मेरी जगह है इक्वल टू के बाद की, तो मैं वहीं पे बना रहूंगा। जो आ रहा है, जो यहाँ पे आना चाहता है, वो अपनी जगह चेंज करे। तो इक्वल टू के बाद जो नंबर होता है वो अपनी जगह को बिल्कुल चेंज नहीं करता, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 का 5। 3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ को आ रहा है, तो 3 को भी मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। साइन आप मुझे बताएं। मैम प्लस का 3, प्लस माइनस का 3 है मैम। यहाँ पे देखिए तो 3 यहाँ पे माइनस का है। हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई चीज अपनी, अगर कोई नंबर अपनी साइड को चेंज करता है तो वो अपने साइन को भी बदल देगा। साइड चेंज करने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर आके बन जाएगा ये प्लस का। अब इसको ऐड करते हैं तो 2x = 8। 8, अब हमने x को अकेला छोड़ना है, 2 को भी यहां से हटाना है, तो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x को अगर मैं यहाँ पे अकेला छोड़ूं तो 2 = 2 के उस तरफ जाके क्या करेगा, मैम 8, क्योंकि मैम वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रखा था।
तो क्या करेगा वो यहाँ आके डिवाइड 8 के साथ डिवाइड करते डिवाइड थे करेगा। 2 को। अब डिवाइड करने के लिए आप इसको अपॉन में लिखें तो ज्यादा बेहतर है। आप लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अपॉन में लिखोगे तो आपका आंसर ज्यादा करेक्ट आ सकता है। ठीक है, डिवाइड करना है तो कर सकते हैं, काटना है तो काट सकते हैं। तो अभी काट दीजिए इसको। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 4, और यही हमारा फाइनल आंसर है। देख लेते हैं, अर्थमेटिक से किया था हमने तो भी हमारा आंसर यही आया था, और जब हमने इसको ट्रांसपोज से किया तो भी आंसर यही आया। इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है और ये टाइम ज्यादा नहीं लेता है। ठीक है, पर इसमें आपको बस रूल का ध्यान रखना होगा। तो बस यही डिफरेंस था अर्थमेटिक में और इसमें। हाँ बेटा, पोल में भी हम क्वेश्चन करेंगे, बस एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस का, फिर हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल करेंगे बिल्कुल फटाफट से और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आप मुझे बताइएगा आंसर। z माइनस 3 इक्वल टू 7। 10 10 ठीक है, z इक्वल टू 7 प्लस 3। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ से यहाँ को चला गया, प्लस का साइन बन गया, तो ये प्लस का बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे प्लस का बन जाएगा, आ गया 7। अब यहाँ पे बात करें तो y प्लस 2 इक्वल टू 9। 7 7 y इक्वल टू 9 माइनस 2 और y इक्वल टू 7। और एक और चीज देखे तो 5x इक्वल टू 15। 3 3 क्योंकि x यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कर लेगा डिवाइड इसके साथ, और ये कट जाएंगे आपस में। 3 अब नीचे 5 लिख ले 3 नहीं। सॉरी 5 है, सॉरी। अच्छा 5 है ये, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x आ गया हमारे पास में 3। ठीक है, और इधर देखते हैं तो a अपॉन 7 इक्वल टू 3। 21 21 ए यहाँ पे ऐसे का ऐसा, 3 यहाँ पे ऐसे का ऐसा, 7 कर रहा है डिवाइड, तो इक्वल टू के उस तरफ जाके करेगा मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 21। तो ये हमारे 4 तरह के क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को अभी भी समझ आ गया, कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। ठीक है, तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और देख लेते हैं क्वेश्चन। आप सभी के सामने है, बिल्कुल ही सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। y प्लस 2 इक्वल टू 6। यहाँ पे आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपको बच्चों अभी पोल नजर आने ही वाला है, बस 1 मिनट का मुझे समय दें। चलिए, y प्लस 2 इक्वल टू 6, इसका आंसर आपने देना है पोल में। ठीक है, वेरी गुड। अभी जो है वो 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे से बच्चे कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 14 स्टूडेंट्स हैं, तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। हैंड रेज कर लो जिसने इसने आंसर कर लिया। नमन, नेहा, नैन्सी, अनूप, रोहित, नितेश, पायल, भारती, ध्रुव, अमन और कृष्ण कुमार जी के नाम से बेटा आप प्रियांश हैं। यस मैम। प्रियांश। तो अभी रहते हैं ललित, वंदना और गुलशन। तो बच्चों आप भी अपना अपना आंसर दे दीजिए। अच्छा, ललित ने दे दिया है, वंदना ने भी दे दिया है। गुलशन बेटा आप भी अपना आंसर दे दो। चलिए, 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, मतलब सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड। पोल हो चुका है एंड, और उसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे, जहां पे आप पोल में आंसर देते हो वहीं पे दिख रहा होगा कितने स्टूडेंट्स ने किस ऑप्शन को चुना है। तो बताइए सबसे ज्यादा सी। वेरी गुड, सी को चुना है सभी बच्चों ने। बहुत सिंपल था, क्योंकि y इक्वल टू 6 और 2 चला जाएगा उधर, तो यहाँ पे आ गया 2 और साइन माइनस का, तो y आ चुका है हमारे पास 4। लेकिन 2 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया था। बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछें, क्योंकि 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी पे उन्होंने टिक किया है, तो 5 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल में, लेकिन पहले उस जैसा एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 3 नहीं लेते, चलिए। 4h माइनस 6 इक्वल टू 7 प्लस 2h।
देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने देखा कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो जो आपका वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम किसी तरह से दोनों मतलब इनको सिर्फ एक ही साइड पे रखें, या तो हमारा वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रहे या तो हमारा वेरिएबल राइट हैंड साइड में रहे, दोनों में हमें नहीं चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक साइड लेके आए। तो मैंने क्या किया, यहां से इस 2h को उठाया और इसको मैं इस तरफ लाना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कहाँ चाहिए, मुझे एक ही साइड में चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4h का 4h लिख लिया, -6 का -6 इक्वल टू 7, और इसको उठा के हम यहां ला रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2h, और साइन बताइए कौन सा होगा इसके साथ, माइनस का। माइनस का। चलिए, तो अभी बहुत से बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन हुआ था कि जैसे हमने पिछले केस में बात की कि जो चीज इक्वल टू के साथ है वो इक्वल टू के साथ ही रहनी चाहिए, है ना, ये मैंने आपको कहा। लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को किसी नंबर को भेज रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड से कोई राइट में जाएगा तभी आपने इक्वल टू वाली चीज का ध्यान रखना है। अगर राइट से कोई लेफ्ट में आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कहीं भी लिखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना सभी बच्चों ने। लेकिन अगर यहां से कोई वहां को जा रहा हो तब आपने इक्वल टू के बाद वाले नंबर को उसके साथ ही लिखना है। अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो मैंने देखा यहाँ पर 4h और माइनस का 2h लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाती है। तो मैंने 4h का 4h यहां लिखा और माइनस के 2h को उसके साथ में लिखा, माइनस का 6 बाद में, और इक्वल टू का 7 ऐसे का ऐसा। चलो, तो इस केस में इस वाले स्टेप में मैंने क्या किया, तो बस इनकी जगह को बदल दिया। मैंने -6 को उठा के पीछे लिखा है और -2h को उठा के आगे लिखा है। जब हम ऐसा करते हैं तो बस एक चीज का ध्यान रखना कि इनसे इनके साइन मत छीनना। जिसके पास जो साइन है उसके पास वो साइन रहना ही चाहिए। अगर यहाँ पे 2h प्लस का होता तो मैं यहाँ पे प्लस लिखती, है ना, लेकिन ये माइनस का था तो मैंने माइनस लिखा है। तो कभी भी अपनी मर्जी से माइनस वाली चीज को प्लस और प्लस वाली चीज को माइनस मत कर देना जब आप इनकी जगह बदल रहे हैं। साइड बदलोगे तब तो साइन चेंज होता है, पर सिर्फ जगह बदल रहे हो तब नहीं होता, ठीक है। अब बताइए 4h में से 2h माइनस करके कितना बचेगा, 2h -6 का ऐसे का ऐसा और 7 ऐसे का ऐसा। तो अभी हमने इनको बस एक साइड लिख लिया है और सॉल्व कर लिया है थोड़ा सा। अब यहाँ से हमारी इक्वेशन शुरू होती है, अब इसको हमने और ज्यादा सॉल्व करना है। तो अब h को अकेला छोड़ेंगे। सबसे पहले हमने 2h लिखा, सबसे पहले इक्वल टू के उस तरफ कौन जाएगा, तो 6 जाएगा, ठीक है, -6 इक्वल टू का, और 7 का 7 ऐसे का ऐसा, और 6 ऐसे का ऐसा। देखिए यहाँ पे 6 जो है वो माइनस का है, 6 के पास साइन यहाँ माइनस का है, 6 यहाँ माइनस कर रहा है। तो जब इक्वल टू के उस तरफ मैंने लिखा तो इसका साइन बन जाएगा प्लस का। किसका बन जाएगा, प्लस का, ठीक है। सभी को समझ आया क्या हुआ यहाँ पर, बताएं बच्चों, कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। और कोई जिसका डाउट है, जिनका पीछे गलत हुआ था वो भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस 6 को उठा करके दूर कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे h को अकेला छोड़ना है। तो माइनस का 6 उठा के जब वहां जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, क्योंकि ये रूल है। अब 2h का 2h ऐसे कैसा लिखिए, 6 में 7 ऐड करके कितना आएगा, 13 ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 13। और अब देखें तो h को अकेला छोड़िए, तो h को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया मैंने। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहीं पर रुक के अपना आंसर बोलते हैं कि h आ गया 13, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अभी h अकेला नहीं है, अभी तो h के पास 2 है, तो 2 को भी हटाइए। तो h अकेला रख दिया मैंने और इक्वल टू के उस पार था 13। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड में 13/2। क्या इसे हम कट कर सकते हैं, नो मैम, पॉइंट में आएगा नहीं आंसर। कर सकते, ये आपका आंसर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास आंसर आता 14/2 तो क्या अब आप इसे कट कर सकते थे, यस मैम, 2 7 2 40। 2 7 40, तो हमारा आंसर आता 7। अगर आपके पास आंसर होता 14/14 तो मैम 1 41 40। 1, तो देखिए बहुत से बच्चों ने यहाँ पे क्या किया था, बहुत से बच्चों ने यहाँ पे लिख दिया था 0। तो ये 0 नहीं करना है कभी भी आप अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या सेम वेरिएबल को
सेम वेरिएबल से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कभी भी 0 नहीं आता, वो माइनस नहीं, वो डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। 0 कब आएगा? जब माइनस होंगे। अगर x अपॉन x होता तो x से x कट जाएगा और आंसर में 1 आएगा, क्योंकि One. x 1 जा x 1 जा x, तो 1 आता है। 0 इसको कभी मत लिखना, ठीक है। तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सेम नंबर हो और ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो आंसर आएगा 1। और अभी ऐसा देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पोल में आ सकता है जिसमें दोनों तरफ ही वेरिएबल्स हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई डाउट अगर है तो पूछ लें, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछेंगे और नहीं है तो वाई टाइप कर देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन करें पोल में। बस ध्यान रखना साइन का, बच्चों साइन का बिल्कुल ध्यान रखना। जब आप किसी भी चीज को किसी भी चीज की साइड बदलोगे तो साइन का ध्यान रखना, और डिवाइड हो रहा होगा तो उसको काटने का ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि वेरिएबल बिल्कुल अकेला हो, उसके साथ ना कोई मल्टीप्लाई होना चाहिए, ना कोई माइनस होना चाहिए, ना प्लस ना डिवाइड, कुछ भी ना हो, वो बिल्कुल अकेला हो। अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। चलिए अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। 3z प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस z। तो सबसे पहला काम, z दोनों साइड में दिख रहा है, दोनों में नहीं चाहिए, किसी एक में लाओ। या तो इसको राइट हैंड साइड में भेजो या तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। कोशिश करेंगे इसको लेफ्ट में लाओगे तो क्वेश्चन इजी रहता है, राइट में ले जाके बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो चीज डिवाइड हो रही होगी एंड में उसको भी ध्यान से करना। और हाँ, z को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, तभी अपने क्वेश्चन को स्टॉप करना जब आपका z बिल्कुल अकेला होगा, उससे पहले क्वेश्चन मत रोकना, ठीक है। अभी चलिए पोल ओपन हो चुका है, लेकिन इसको पहले सॉल्व करिए, उसके बाद ही आंसर देना है। सभी बच्चे कोशिश करें, ठीक है। हाँ, अभी आंसर आया है प्रियांश और पायल। हैंड डाउन करके रेज करो जिसने आंसर दिया। नमन, नेहा, भारती ने शायद अभी नहीं, भारती ने नहीं, नैन्सी, अमन, हाँ अमन ने आंसर दे दिया है, ठीक है। नितेश, भारती, हैंड डाउन करके, जिसने अभी अभी आंसर दिया वो हैंड डाउन करके रेज करेंगे तभी पता लग पाएगा। ललित, ठीक है। 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं, तो प्रियांश ने आंसर दे दिया, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अभी अपना आंसर दे दीजिए। रोहित बेटा आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लें, और वंदना बेटा अगर आपने भी आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ध्रुव ने आंसर दे दिया, ठीक है, लेट मी चेक। चलो ध्रुव ने भी आंसर दे दिया। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 2 स्टूडेंट्स अभी रहते हैं, तो जिनके हैंड रेज नहीं है वो है रोहित एंड वंदना। तो बच्चों अगर आपने आंसर दिए हैं तो अपने अपने हैंड रेज कर लो, ठीक है। तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो अभी के लिए ठीक है, पोल हो चुका है एंड सभी बच्चों ने आंसर दे दिया था, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर ही कि बहुत ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग आंसर आए हैं, बहुत से अलग अलग आंसर आए हैं। 9 बच्चों ने बी को चूज किया, 2 बच्चों ने डी को, और एक ने सी को, एक ने ए को। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ये वेरिएबल हैं इनको एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे। 3z का 3z प्लस का 4, z को उठाया इस तरफ लाया, तो z को हम लिख देते हैं ऐसे। यहाँ पर z प्लस का था, तो जब ये अपनी साइड चेंज करेगा तो इसको अपना साइन भी चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस का z आ गया।
और इक्वल टू का इक्वल टू और इक्वल टू के उस पार है 6। तो ये हमने कर दिया इसको ऐसा। फिर मैंने देखा कि जो 3z है और माइनस का z है ये लाइक टर्म्स हैं, इनको साथ में लिख लो। तो इसको उठा करके यहाँ इसके साथ लिख दिया और प्लस के 4 को बाद में लिख दिया, कुछ नहीं किया, बस इनकी जगह को बदला, ठीक है। और इक्वल टू का 6 ऐसे का ऐसा। 3z में से एक z को माइनस कर देंगे तो 2z बचेगा, 2z प्लस में 4 बचेगा और इक्वल टू का 6। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो हमने z को अकेला छोड़ना है, पहले मैंने लिख दिया 2z, 4 को मैं पहले इससे दूर करूंगी तो 2z इक्वल टू के बाद 6 है 6 - तो 4 6 ही लिखना है। यहाँ पे प्लस का 4 है तो ये बन जाएगा माइनस का 4। उसके बाद 2z इक्वल = टू 2z इक्वल टू 2 आ गया। और इसको भी अभी हमने अकेला छोड़ना है, यहां पर नहीं रुकना होता कभी भी, ठीक है। इसके बाद भी सॉल्व करना है। z को छोड़ दिया अकेला, z और 2 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब हम इस 2 को इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो ये वहां जाके क्या करेगा? मैम डिवाइड डिवाइड। तो मैंने कहा था जब सेम नंबर खुद को, मतलब 2 को डिवाइड कर रहा है तो आंसर में कितना आएगा? 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1/1 और इसको हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ने 0 पे टिक कर दिया था, पर कोई बात नहीं, सही गलत होता रहता है। अभी भी किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अभी के लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि z इक्वल टू 1 ही हमारा राइट आंसर आया है। ना तो z 0 के इक्वल है, ना ही z 2 के इक्वल है। z किसके इक्वल है? तो वो है 1 के इक्वल, ठीक है। तो अभी भी अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछें कि क्यों आपका गलत हुआ, कहाँ पे गलती होगी। आप बताना चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं, और अगर समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। डाउट है तो माइक ऑन करेंगे, डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दो। सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे जिनको अभी भी समझ नहीं आया हो। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने वाई लिख दिया, इसका मतलब सभी को अब समझ आ चुका है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। z इक्वल टू 1 इज दी राइट आंसर। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, 5y माइनस 22/3 इक्वल टू 19 रहने देते हैं, कुछ और ले लेते हैं, 15/3। इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलो वही काम, y को अकेला छोड़ना है, सिंपल। तो 5y को मैंने पहले तो ऐसे लिख दिया और इसको मैं यहां से इससे दूर करने वाली हूं। तो 5y के बाद इसको तो हमने गायब करना है, तो इसको तो नहीं लिखेंगे, तो लगा दिया मैंने इक्वल टू का साइन। इक्वल टू के साथ 15/3 था तो लिख दिया मैंने 15/3 भी साथ में। अब इसको हमने यहां से उठा के उधर लेके जाना था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 22/3। अब मुझे बताइए 22/3 के पास कौन सा साइन आएगा? मैम पॉजिटिव का, माइनस का है, माइनस के 22 माइनस का यहाँ डिवाइडेड जाएगा बाय तो प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। वेरी गुड। 5y का 5y इक्वल टू का इक्वल टू। अब देखिए हमने जो है वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रखा है, तो हमें पता है अगर हमें किसी फ्रैक्शन को ऐड करना है तो हम देखते हैं उसके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हम उनको सेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पहले से डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर पहले ही सेम है, इक्वल है, तो हम उसको अपॉन के नीचे बस एक बार लिखेंगे और अपने न्यूमरेटर को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो 15 में हम 22 को ऐड कर देंगे और अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके क्या लिखा जाएगा, 5y इक्वल टू, करिए इसको ऐड, 5 6 7 2 और 1 3, 37/3। तो कुछ बच्चे अभी कुछ बच्चे, मैं नहीं कह रही, मतलब पहले जो क्लासेस लगाई थी वहां पे ऐसा हुआ था, आप अपने से मत इसको रिलेट कीजिएगा, ठीक है। 37 लिख लेंगे पर 3 लिखना भूल जाएंगे, तो इसको बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, तो जब हम फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर भी तो फ्रैक्शन में आना चाहिए, है ना। तो इसका न्यूमरेटर आया 37 और डिनोमिनेटर में 3 जरूर जरूर लिखना है। तो ये आपके पास आया ऐड करने के बाद। अब हमने y को छोड़ना है बिल्कुल ही अकेला, तो y को मैंने यहाँ पे अकेला छोड़ दिया है। y के उधर था 37/3। जब 5 यहां से जाएगा तो उस तरफ क्या करेगा, मैम डिवाइड डिवाइड करने के लिए इसे कहाँ आना पड़ेगा, तो इसे भी आना पड़ेगा नीचे। डिनोमिनेटर में ही ये आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई और हो मैम जाएगा। मल्टीप्लाई में
लेकिन ध्यान रखिए कि 5 आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में है और यहाँ आके वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तो फिर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, y इक्वल टू 37 upon 15 अपॉन 15, ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, अगर यहाँ पर 30 होता, तो ठीक है, मैम इसको 2 थोड़ा पे सा कट जाता, यहाँ पे अगर 15 30 2 होता, 30। ठीक है, तो हम इसको ऊपर ही कट कर देते, 5 को उधर ले जाने से पहले ही इसको काट दो, जो चीज कैंसिल हो रही है उसको उसी वक्त कैंसिल कर दो। 5 को उधर ले जाने का वेट मत करो, आपको दिख रहा है कि आपका 30 और 3 कट रहा है तो काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो y आज अब 5y था, और अब इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 5y ही, 5y इक्वल टू आ जाएगा 10 के बराबर, क्योंकि मैंने ऊपर ही कट कर दिया। अगर आप ऊपर कट नहीं करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो अगर कट रहा है तो पहले ही काट देना। अब 5 को शिफ्ट करो, तो y का y इक्वल टू में 10 का 10, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस पार जाएगा तो डिवाइड करेगा और ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। 5 5 1 जा 5, 5 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, y इक्वल टू 2। बस, तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि अगर फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आया वो कट हो रहा होगा तो उसी वक्त काट देना, उसके बाद ही इस वाले नंबर को शिफ्ट करना। अगर आप बाद में शिफ्ट करेंगे, बाद में काटना चाहेंगे तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी बताएं, तो इस तरह के क्वेश्चन अभी आपको समझ आ गए अगर तो आप मुझे बता सकते हैं, वाई टाइप कर सकते हैं, डाउट है तो पूछ लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। इसमें फ्रैक्शन है, बस फ्रैक्शन का ध्यान रखना, मैम फ्रैक्शन को। हाँ जी बेटा। जब हमने वो तो फ्रैक्शन आया था ना, जब इसको प्लस करना था, जब हमने नीचे तो 3 लिख दिया ऐसे में लेके, और मैम ऊपर ऐसे कैसे क्यों रहने दिया 15 + 22। अच्छा ये वाला आप कह रहे हैं, इसको आप कह रहे हैं, हाँ ठीक है, इसको समझते हैं अभी। देखो, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल होता है कि आप जो है वो इनको जैसे अगर आप इसको ऐड करना चाहो तो आप इसको कभी ऐसे ऐड नहीं करते कि 15 को 22 से प्लस कर दो और 3 को 3 से प्लस कर दो, क्योंकि ये फ्रैक्शन के एडिशन का रूल नहीं है। उसका रूल क्या होता है, रूल कहता है कि अपने डिनोमिनेटर को इक्वल करो। तो हमारा डिनोमिनेटर तो पहले से इक्वल था, हमें यहाँ पे इसको इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, या यूं कहें तो हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और अपने न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। अगर वो ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। यहाँ पे जमा हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। कभी भी एडिशन में, हाँ सभी सभी बच्चे सुन लें, कभी भी एडिशन में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड नहीं करना है, हमेशा उसको बराबर करना है। जब एक बार वो इक्वल हो गया तो उसको एक बार लिख देना और न्यूमरेटर को ऐड कर देना, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो बच्चों आप भी पूछ सकते हैं। नो मैम। हाँ बाकी बच्चे, तो अभी हम करें पोल में क्वेश्चन एक, यस मैम। ठीक है। हाँ सभी बच्चे बताएं, पोल में क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं तो वाई टाइप कीजिए फटाफट से। चलो ठीक है, अभी लेकिन मैं देख पा रही हूँ तो 2 ही बच्चों का आंसर आए हैं, 3 बच्चों के 4, ठीक है ठीक है, चलिए अभी आ रहे हैं। तो अभी के लिए चैट कर लेते हैं ऑफ और कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, बिल्कुल सिंपल है। 2y प्लस 5 अपॉन में 2 इक्वल टू 37 अपॉन में 2। ध्यान देना यहाँ पे ये प्लस है और ये 5/2 को ऐसे मत करना कि पहले 2 को लेके 5 को लेके, नहीं, पूरा का पूरा 5/2 आपने लेके जाना है इक्वल टू के उस तरफ, और जो भी वो हो रहा होगा उसको कर लो, प्लस हो रहा है प्लस कर लो, माइनस हो रहा है माइनस कर लो। आंसर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आने चाहिए। जब आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर में इसका डिनोमिनेटर लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखना, अगर कट हो रहे होंगे तो काट देना, नहीं हो रहे होंगे तो ऐसे कैसे रहने देना। उसके बाद ही आपने फिर 2 को शिफ्ट करना है, 2y बचेगा आपके पास ना बाद में, तो 2 को आपने सबसे एंड में शिफ्ट करना है काटने के बाद, अगर कटेगा तो। चलिए अभी करें ट्राई, बहुत से हिंट मैंने दे दिए वैसे, अभी आप खुद से कोशिश करें। ठीक है, हाँ हैंड रेज करो, हैंड डाउन करके रेज करो। अभी अनूप ने आंसर दे दिया है, नमन, नेहा,
प्रियांश, रोहित, पायल, नैन्सी, भारती, ललित बेटा आंसर दे दिया है तो हैंड डाउन करके रेज करें। वंदना बेटा आपने आंसर दे दिया है तो हैंड डाउन करके रेज करें। अच्छा आपका तो हैंड डाउन है अभी, ठीक है। ललित ने आंसर दे दिया। तो अभी रहते हैं 2 स्टूडेंट्स जो कि हैं नितेश एंड वंदना। तो बच्चों आप जब आंसर दे देंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आंसर दो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जब दे दोगे तो हैंड रेज कर देना सर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम काउंटडाउन शुरू कर लेंगे। तब तक के लिए शायद अभी वंदना सॉल्व कर रही हैं। ठीक है, अभी 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलो सभी ने आंसर दे दिया। हाँ, तो अभी के लिए पोल कर देते हैं एंड, क्योंकि सभी का आंसर आ चुका है और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे जहां आप आंसर देते हो वहां पे दिख ही रहा होगा कि बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है। मैम तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी डी, इज द राइट आंसर। चेक करते हैं। तो 2y को हम 2y ही लिखेंगे सबसे पहले, और हम कोशिश करेंगे कि पहले इसको यहां से हटाइए। तो हमने किया 2y और लगा दिया इक्वल टू का साइन। इक्वल टू के साथ 37 अपॉन में 2 है, तो पहले 37 अपॉन 2 लिखो, फिर कर दो, फिर लगा दीजिए माइनस का साइन और 5 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि ये प्लस का था, यहां आएगा तो माइनस बन जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि ये एक फ्रैक्शन है, हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो मैंने कहा था फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमेशा चेक कीजिए क्या उसके डिनोमिनेटर सेम है। तो हाँ, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम था, तो हमने इसको एक बार लिख दिया अपने डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर आपस में हो रहे थे माइनस, तो इनको हमने कर दिया माइनस। ठीक है, अब इनको देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। तो 2y का 2y और 37 में से 32 जब अपॉन 2। हाँ 37 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32, और अपॉन में 2 भी जरूर जरूर लिखना है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। इसका आंसर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आएगा। अब मैंने कहा था अगर ये कट रहे होंगे तो यहीं पे काट देना, तो मुझे दिख रहा है ये कैंसिल हो रहे हैं, तो मैंने कट कर दिया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 16। 2 6 जा 12, 16। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2y इक्वल टू 16। अभी यहां से निकालते हैं y की वैल्यू, तो y को छोड़ दिया हमने बिल्कुल अकेला, इक्वल टू के उस तरफ 16 था। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस पार जाके डिवाइड करेगा, और मुझे पता है 2 से ये भी कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो इस तरह से जो मेरा आंसर है वो आ चुका है y इक्वल्स टू 8। तो देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन सही है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी गलत है, बी गलत है, ए भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले। y इज इक्वल टू नो 8 मैम। जो है, हाँ बाकी बच्चे अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों आप। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। चलिए हमारे पास 4 मिनट है, तो अगला टॉपिक भी हम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन। किसकी हेल्प से? तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर की मदद से। अब यहाँ पे शब्द आ चुका है एक फैक्टराइजेशन, या बात करें तो फैक्टर्स की। हमें जो है वो ये फैक्टराइजेशन होता क्या है पहले तो ये हमें पता करना होगा। सभी को पता है कि फैक्टराइजेशन हमने पहले पढ़ा था। फैक्टराइजेशन कहता है कि जो आपका कोई बड़ा नंबर है, कोई आपके पास बिग लिखती हूं मैं, ग्रेटर नहीं लिख रही, बिग लिख रही हूं। कोई बिग नंबर मतलब बड़ा नंबर आपके पास अगर है तो उसको आपने तोड़ना है। किसमें तोड़ना फैक्टर है? में। छोटे छोटे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में। किसमें? तो स्मॉल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में। इसी को हम कहते हैं फैक्टर बनाना या फिर फैक्टराइजेशन। किसी बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर में तोड़ दो, छोटे छोटे नंबर की मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे कि अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि मैंने यहां पर देखा, अगर मैं आपको बोलूं कि 24 के फैक्टर बनाइए, 24 एक नंबर है, इसके फैक्टर बनाने को अगर मैं आपको कहूं तो बहुत सारे फैक्टर इसके बनते हैं। पहला तो बन जाएगा 6 इंटू 4। ठीक है, दूसरा देखें तो और क्या बन सकता है? 12 इंटू 2। तीसरा यस मैम। देखें तो एक और भी है, मैम 8 2 इंटू 8 2 3 3।
8 इंटू 3, और लास्ट बात करें तो 24 इंटू 1। ये 1 क्या है, इसके तो ये फैक्टर्स हैं किसके, 24 के। पहला सेट ये बन गया, दूसरा सेट ये, तीसरा सेट ये, और चौथा सेट ये। तो बस इसी को कहा जाता है फैक्टराइजेशन किसकी, नंबर की। तो ये हमने पढ़ रखा है बहुत पहले, पर क्योंकि हम पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ नंबर तो होंगे नहीं, तो उसमें जो है वो वेरिएबल्स भी होते हैं, उसकी भी हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी, ठीक है। लेकिन जब हम किसी नंबर की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपने बच्चों हमेशा याद रखना है कि आपने उसकी हमेशा ही प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने यहाँ पे 4 सेट लिखे, क्या ये इनमें से कोई एक भी प्राइम फैक्टर्स का सेट है? यस मैम। कौन सा? मैम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हाँ, लेकिन इन चारों में, मैंने कहा इन चारों में है कोई ऐसा? इसमें, इसमें और इसमें और इसमें, क्या इन चारों में नो कोई मैम। प्राइम फैक्टर का सेट नहीं है? ठीक है, तो इनको हम कहते हैं नॉर्मल फैक्टर्स। मतलब इनको हम प्राइम फैक्टर नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे कि ये 24 के फैक्टर्स हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर बनाओ। प्राइम फैक्टर बहुत इजी होते हैं। प्राइम फैक्टर में क्या इसका रूल है, तो प्राइम फैक्टर कहता है कि जब आप किसी नंबर के फैक्टर्स बना रहे हो तो आप किसी और नंबर को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही यूज करोगे। और प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से हैं, तो हमें पता है, जो सिर्फ मैम अपने ही, हाँ, अपने नंबर में जो अपने ही टेबल में आते हैं, जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, बस उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो वो है 2, 3, 5, 7। क्या 8 प्राइम नंबर है? नो मैम, ये तो बहुत सारे को हो जाता है। एक तो हाँ, 4 से होता है, एक 2 से होता है, एक खुद से 2 होता है। से 4 से अपने आप से तो होता ही होता है, तो 8 प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 के बाद कौन होगा प्राइम नंबर? 11 11 11। और 11 के बाद मैम 13 और 13 के बाद 17 17 और 17 के बाद 19 हाँ 19, और उसके बाद 23 23। बस ऐसे करते करते हम अपने प्राइम नंबर निकालते हैं, और इन्हीं की हेल्प से हम फिर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये सब हम सीखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को रखते हैं बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे किसी पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है। तो आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।